एक्ट 1 सीन 1 शुरू होता है थीसियस के दरबार से। थीसियस जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस है और जिसकी शादी हिपोक्लिप्ता से होने जाने वाली है। 4 दिन के अंदर अंदर जब न्यू मून होगा तो ये शादी करने वाले हैं। तो जो थीसियस होता है ड्यूक ऑफ एथेंस, वो फिलस्त्रेत जो कि साजो सामान की फेस्टिवल की जो उनकी शादी होने वाली है उसकी तैयारी करेगा। उससे यानी फिलस्त्रेत से कहता है कि तुम जो भी अपना जितने भी जवान एथेनियंस हैं हमारे राज्य के लोग हैं उन्हें कह दो मैरीमेंट्स की तैयारी करे, साजो सामान लगाए, एंटरटेनमेंट की तैयारी करे। और जो हिपोक्लिप्ता होती है वो उससे प्रॉमिस करता है कि हम बहुत अच्छे से शादी करेंगे, ट्रिम्फ एंड विद पोम्प के साथ शादी करेंगे। अब उस दरबार में जहाँ पर वो राजा और रानी थे, एंटर करता है ईजियस जो कि एथेंस का ही एक निवासी है। ईजियस की बेटी का नाम हर्मिया है। तो ईजियस, हर्मिया और 2 जवान लोग लाइसेंडर और डेमीट्रियस एंटर करते हैं। अब जो ईजियस है वो राजा के पास ये शिकायत करने आया है कि जो उसकी बेटी है वो लाइसेंडर से शादी करना चाहती है। ईजियस अपनी बेटी हर्मिया की शादी डेमेट्रियस से करना चाहता था। तो वो कहता है कि अगर मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ गई, अगर उसने डेमेट्रियस से शादी ना कर कर लाइसेंडर से करी तो आप कानूनी रूप से उसे पनिश करेंगे। फिर लाइसेंडर आगे होके बोलता है कि ये जो डेमेट्रियस है इसकी शादी पहले हेलेना से हो चुकी है और फिर जब इसने हर्मिया को देखा तो अब इसे हर्मिया पसंद आने लग गई है। तो फिर क्या कहते हैं, जो राजा होता है वो हेलेना को पहले तो कहता है कि तुम्हें डेथ की सज़ा दी जाएगी अगर तुमने लाइसेंडर से शादी करी और अपने पिता की बात ना मान डेमेट्रियस पिता की बात नहीं मानी, डेमेट्रियस से शादी नहीं करी, तो तुम्हें या तो नन बनना पड़ेगा या तुम्हें डेथ जो है मिलेगी। लेकिन राजा लाइसेंडर की बात सुनकर फिर थोड़ा उसको टाइम देते हैं हर्मिया को कि तुम डिसाइड कर लो, अभी तो मेरी वैसे भी शादी होने वाली है, तुम्हारे पास टाइम है 4 दिन का, जब तक मेरी हिपोक्लिप्ता शादी नहीं होती तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी, अपना माइंड मेकअप कर लो। तो फिर दरबार से सिर्फ वहाँ पर लाइजेंडर यानी जो दोनों लवर थे लाइजेंडर और हर्मिया वो रह जाते हैं और उस कमरे से जो है सारे जो भी ईजियस था, डेमेट्रियस था, थीसियस था, हिपोक्लिप्ता, ये चले जाते हैं। अब उस जगह पर हर्मिया और लाइजेंडर दोनों डिस्कस करते हैं कि 2 प्यार करने वालों को कैसे ट्रायल्स का सामना करने पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कैसे जो ट्रू लव है वो स्मूथली नहीं चल पाता। तो लाइजेंडर हर्मिया को एक प्लान उसके आगे रखता है कि हाँ, लाइजेंडर कहता है कि मेरी एक आंट है जो कि मुझे बेटे की तरह मानती है, वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है और उसका कोई बेटा भी नहीं है, तो हम मेरी आंट के घर जाके दोनों शादी कर लेंगे। और क्योंकि मेरी आंट का घर जो है एथेंस के जितना भी साम्राज्य उसके बाहर आता है, तो हम पर ये लॉ से भी हम मुक्त रहेंगे, हम पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर पाएगा। और हर्मिया ये बात सुनकर ओवरजॉयड हो जाती है और उसके साथ जाने का फैसला करती है। अब जहाँ पर हर्मिया और लाइजेंडर उस जगह पर जब खड़े हुए थे तब एंट्री करती है हेलेना। अब हर्मिया और जो लाइजेंडर है दोनों अपने प्लान के बारे में कि वो अपनी आंट के घर जाकर शादी करेंगे हेलेना को बता देते हैं और हेलेना को कहते हैं कि तुम डेमेट्रियस के साथ खुश रहो। डेमेट्रियस ने तो पहले ही हेलेना को रिजेक्ट कर दिया था। और जो हेलेना होती है वो हर्मिया और लाइजेंडर की खुशी को, दोनों के प्यार को देख नहीं पाती, तो वो सोचती है क्यों ना इन दोनों के भागने के प्लान को मैं डेमेट्रियस को बता दूं। डेमेट्रियस फिर इनका जंगल तक पीछा करेगा और मैं भी इनका पीछा करूँगी, और क्योंकि मैं ऐसा करूँगी उससे डेमेट्रियस को क्या पता मेरा ये काम अच्छा लगे और वो दोबारा मेरे साथ रहने लग जाए। और हेलेना को लगता है कि ऐसा करने से वो डेमेट्रियस का प्यार दोबारा जीत सकती है। तो अब ये हमारी समरी थी, इसको अब हम इसका जो एनालिसिस है वो देखेंगे।
तो शेक्सपियर ने यहाँ पर एक अनबैलेंस क्रिएट कर दिया, एक टेंशन क्रिएट कर दी कि ये जो फोर लवर्स हैं इनका आगे क्या होने वाला है। और जो ऑडियंस होती है वो चाहती है कि ये दोनों अपने कपल्स में सेट हो जाएं, जो जिससे प्यार करता है वो दोनों कपल्स बन जाएं। डेमेट्रियस जो कि पहले हेलेना से लव करता था, अब वो हर्मिया से करने लग गया है। तो ये लव टैंगल की सिचुएशन को दिखाता है कि कैसे हारमोनियसली चलने वाली रिलेशनशिप में टेंगलनेस आ जाती है, उलझनें आ जाती हैं। और जैसे कि हम प्ले में आगे देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। डेमेट्रियस हेलेना के साथ पेयर हो जाता है और जो लाइजेंडर है वो हर्मिया के साथ पेयर हो जाता है। हेलेना डेमेट्रियस के साथ पेयर हो जाती है। हालांकि बस जो डेमेट्रियस हेलेना के साथ पेयर हो जाता है ये मैजिक की वजह से होता है और सब अपना नॉर्मल पोस्चर में होते हैं। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे सब अपनी अपनी लुक्स को लेकर या फीलिंग्स को लेकर कितने डीपली इन्वॉल्व हैं, प्री ऑक्यूपाइड है। जैसे हेलेना एनेक्शियस रहती है अपने लुक्स को लेकर, जब लाइजेंडर उसको फेयर बुलाता है तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हर्मिया होती है वो भी सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है अपने स्टैचर को लेकर, जो कि जैसे छोटी हाइट या फिर हम कह सकते हैं जो भी उसका समाज में स्टेटस है उसको लेकर। डेमेट्रियस जो होता है वो चाहता है कि हर्मिया को एग्जीक्यूट कर दिया जाए ताकि वो लाइजेंडर से शादी कर ही ना पाए। और जो लाइजेंडर होता है वो अपने आप को एज अ ग्रेट हीरो लवर के रूप में देखता है। हर्मिया जो होती है वो स्ट्रबन यानी जिद्दी और लड़ाकू टाइप की होती है। जब उसको कोई कुछ कहता है तो वो अपने आप को डिफेंस करती है। और हेलेना में हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, वो उसे ऐसे लगता है कि लोग उसको परेशान कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। फिर हम आगे फेरीज देखेंगे जो कि इनकी लाइफ्स पर क्या क्या इफ़ेक्ट डालती हैं। इसी के साथ हमारा एक्ट 1 सीन 1 कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे एक्ट 1 का सीन 2। अब एथेंस से थोड़ा दूर यानी थीसियस के महल से थोड़ा दूर पीटर क्विंस के घर पर कुछ एक ग्रुप ऑफ लेबरर्स हैं जो कि रिहर्स कर रहे हैं एक परफॉर्मेंस जो कि राजा एथेंस और हिप्पोक्लिप्ता के जो भी वेडिंग होगी उस पर वो परफॉर्म करेंगे। तो जो पीटर क्विंस है वो एक कारपेंटर है यानी लकड़ी का काम करने वाला। तो उसने एक मीटिंग ये बुलाई थी जिसमें एक वीवर है बातूनी जिसका नाम है निक बॉटम, जो कि बार बार उसको इंटरप्ट कर रहा था, एडवाइस दे रहा था कैसे क्या होना चाहिए, बार बार बता रहा था। तो जो क्विंस है जो कारपेंटर है वो अपने ग्रुप को बताता है कि हम एक प्ले परफॉर्म करेंगे दैट विल बी मोस्ट लेमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पायरेमस एंड थेस्बी। ठीक है, वो पायरेमस और थेस्बी की जो भी स्टोरी है उसको परफॉर्म करने जा रहे थे। क्योंकि जो शेक्सपियर का ये टाइम था इसमें ट्रेजिक कॉमेडी और मर्डर इन्हीं सब चीज़ों का चलन था, लोग इन्हीं चीज़ों को देख रहे थे। शेक्सपियर भी इसी से रिलेटेड प्लेस लिख रहा था और जो ये लोग परफॉर्म करने वाले थे वो भी इसी से रिलेटेड ट्रेजिडी है जिसमें या कुछ ऐसा वो ही परफॉर्म करने वाले थे। तो ये जो पायरमस और थेस्बी होते हैं, जो थेस्बी होती है क्या इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है, दोनों लवर्स होते हैं, इनके माँ बाप में लड़ाई होगी, ये तो इनको भी सेपरेट होना पड़ा। तो ये एक दीवार में होल था उसके थ्रू बात करते थे। और एक बार क्या हुआ, थेस्बी के पास जो है एक लोयन आ गया जिसने उसका मेंटल यानी कि जो उसने कोई ऊपर का उसका कोई गारमेंट होगा वो उसने फाड़ दिया और वो फिर वहाँ से भाग गई थी। तो फिर पायरमस जो कि लड़का है, जब वो उसका लवर जो उसने देखा कि अरे ये तो उसका कपड़ा लगता है, थेस्बी के क्लोथ का ही कपड़ा है, तो उसे लगा कि लोयन ने उसको मार दिया, तो वो सुसाइड कर लेता है। फिर जब थेस्बी उसकी डेड बॉडी को देखती है तो वो भी सुसाइड कर लेती है। तो जो क्विंस होता है ये स्टोरी सुनाकर फिर वो रोल बांटने शुरू करता है कि कौन क्या प्ले करेगा। तो उसने क्विंस जो कारपेंटर था उसने कहा कि मैं जो है लड़की का पिता बनूंगा यानी थेस्बी का फादर बनूंगा। बॉटम खुद पायरेमस बनेगा। स्नग लॉयन बनेगा। टॉम स्नाउट जो है वो लड़के का पापा बनेगा और रॉबिन स्टार्वलिंग थेस्बी की मदर। अब जो क्विंस है उसने सबको सबके रोल बता दिए। तो अब जो बॉटम होता है वो कहता है कि मुझे तो है ना लड़की का रोल दो क्योंकि मेरी ना वुमेन की आवाज़ है जो बहुत अच्छी लगेगी। जो स्नग होता है उसको चिंता होती है कि
कहीं मैं भाई लायन के डायलॉग याद कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो क्वींस उसे समझाता है कि भाई लायन तो कुछ बोलता ही नहीं है, दहाड़ना होता है उसको। फिर जो एक क्राफ्टमैन होता है उसको चिंता होती है कि कहीं ज़्यादा ही ऑडियंस डर गई लायन से, तो फिर हम तो एक सिंपल लेबरर्स हैं, तो हमें कहीं सजा ना दे दी जाए। तो फिर क्वींस उसे समझाता है कि लायन की आवाज़ बिल्कुल एक नाइट एंगल की तरह निकालना, यानी एक पक्षी की तरह निकालना, जिससे जो है लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो वो इस तरीके से सबको कन्विंस करे जा रहा था, और फिर उसी शाम को वो कहते हैं कि हम इस प्ले की जो है रिहर्स करेंगे, रात को आ जाना सारे जंगल में, वुड्स यानी मेट इन द वुड्स यानी जंगल में इस प्ले को रिहर्स करेंगे। सो ये समरी एक्ट 1 सीन 2 की ख़त्म होती है। अब हम एनालिसिस करेंगे। अब ये जो शेक्सपियर का प्ले है, इसमें लिटरेरी टेक्निक यानी कॉन्ट्रास्ट यूज़ हुई है। क्यों, कैसे? शेक्सपियर ने एक ड्रीम लाइक एटमोसफियर को क्रिएट करा है प्ले के अंदर। प्ले जैसे ये पूरा प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा है, और इसके अंदर भी एक प्ले परफॉर्म होने वाला है। ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, जिसमें स्नग लोयन बन रहा है, बॉटम पायरमस बन रहा है, थेस्बी है, तो प्ले के अंदर प्ले होने लग रहा है। एक तरफ तो ब्यूटीफुल सीरियस लव स्ट्रक यंग नोबल्स हैं, जैसे कि हमारा ये ड्रामेटियस हो गया, लाइजेंड्रिया होगा, हेलेना हो गया, हर्मिया हो गया। और एक तरफ ये जो सारे लेबरर्स हैं, जो कि क्लमजी, रिडिकुलस, डीपली कंफ्यूज्ड क्राफ्टमैन हैं। तो ये सारे जो है कॉमिकल सीन्स क्रिएट करते हैं ज़्यादातर, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। जो नोबलमैन्स जो कि ग्रेसफुल हैं, जिनको बोलना अच्छे से आता है, जो कि मेलोड्रामेटिक पैशनेट वे में बोल रहे हैं, यानी थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर अपने इमोशंस को, चाहे वो हेट्रेड का इमोशन हो, उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो लेबरर्स हैं जो फंबल कर रहे हैं, जैसे क्राफ्टमैन अपने जो भी डायलॉग उसे दिया जा रहा है वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है। क्लोथिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो कैसा परफॉर्म करेंगे स्टेज पर, उससे ज़्यादा इन लोगों को ये चिंता है कि कहीं वो इतना ना दहाड़ने लग जाए कि ऑडियंस डर जाए और उनको सज़ा दे दी जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बॉटम होता है, जो कह रहा था कि वो इतने अच्छे से डायलॉग बोलेगा, बहुत अच्छे से रोर करेगा, वो जो है उसकी तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो गई है, जैसे कोई डव हो। तो जो इनकी रिहर्सल है, जब वो राजा ने देखी तो वो तो हंसने ही लग गया, उसको तो हंसी आने लगी, लेकिन उसने इनकी जो भी ये कोशिश कर रहे थे बहुत अच्छा एक्ट करने की, उसको सराहा, इनकी कोशिश को सराहा। और इन लोगों ने मॉक भी करने की कोशिश करी है, जैसे कि जो हमारी जो ये थेस्बी और पायरेमस होते हैं, इसकी स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश की है, जो लव टैंगल हो जाता है हर्मिया, हेलेना, डेमेट्रियस और लाइजेंडर के बीच में।